गुड न्यूज़ के साथियों को रिकॉन एसटीडी एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम आप सबको पर्यावरण अध्ययन का एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो सीटेट एग्जाम 2000 जनवरी 2022 और 2019 में आए हुए क्वेश्चन है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। तो सबसे प्रासंगिक क्या हो सकता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। नहीं दोस्तों, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। नहीं, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। नहीं, यह ईवीएस इन्वायरमेंटल शिक्षा अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है दोस्तों। तो शिक्षण अधिगम का अवसर दोस्तों, मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया था। मिड डे मील योजना कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो मिड डे मील योजना दोस्तों 15 अगस्त, आप लोग प्लीज़ नोट्स में लिख लीजिएगा, 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, शुरू किया गया। तो मिड डे मील योजना कब चालू की गई दोस्तों? 15 अगस्त 1995 से मिड डे मील योजना चालू की गई। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या दोस्तों? बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो क्या बताता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या बताता है। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। स्कूल बैग को कम करने की वजह नहीं। नहीं, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को अध्ययन की संख्या कम है। नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, अवबोध का भार कम करने की जरूरत है। हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बिना बोझ के शिक्षा का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में बदल दिया गया। बोझ के बिना सीखने की किताबी ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान में बदल दिया जाता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा कब बल दिया गया दोस्तों, आप लोग यहाँ नोट्स में लिख लीजिए, 2005 से। कब से दोस्तों? 2005 से बल दिया गया, मतलब शिक्षा को लेकर या फिर फ्रेमवर्क में बल दिया गया, राष्ट्रीय परिचर्चा फ्रेमवर्क में बल दिया गया। बोझ के बिना सीखने की किताबी ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है, सबसे ज़्यादा किस पे दोस्तों? व्यवहारिक ज्ञान पे बल दिया जाता है 2005 के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? तो सबसे ज़्यादा क्या उद्देश्य हो सकता है दोस्तों? छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। नहीं, लड़के और लड़कियां अलग सीख सकते हैं। नहीं, कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग करना और उपराचात्मक शिक्षा देना। नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सहयोग के लिए मूल्यों को लागू एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाला क्या दोस्तों, बाला का पूरा कार्य क्या है? ब्रेल सहायता प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन है दोस्तों। नहीं, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट है। नहीं, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल है। नहीं, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, क्या दोस्तों? बिल्डिंग है। अधिगम सहायक के रूप में क्या है? बिल्डिंग है। ठीक है दोस्तों, क्या है? बिल्डिंग है। ठीक है, और बाला का पूर्ण रूप से अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग है, जो भारत के स्कूलों को और अधिक बच्चों के अनुकूल बनाने में सहायक। यहाँ पे आप लोग नोट्स में लिख लीजिए, भारत के स्कूलों को और अधिक क्या दोस्तों? भारत के स्कूलों को और अधिक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने में सीखने में सक्षम बनाना। ठीक है, सक्रिय रूप से भाग लेने। ठीक है दोस्तों, सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? भारत के स्कूलों और अधिक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है दोस्तों? तो वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? सभी विचारों को दृढ़ता और बच्चों को अर्जित किए जाते हैं। नहीं, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यक्रम स्पष्टीकरण है। नहीं, विचारों और अवधारणाओं को औपचारिक रूप से स्वीकृति और स्पष्टीकरण से अलग होता है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो दोस्तों विचारों और अवधारणाओं को जब आप ये करेंगे तो औपचारिक रूप से स्वीकृत जो स्पष्टीकरण ढांचे होते हैं उसे वैकल्पिक ढांचे के अंतर्गत रखा जाता है। और वैकल्पिक ढांचा शिक्षण प्रक्रिया में नवाचार को भी बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, वैकल्पिक ढांचे जो होते हैं दोस्तों, वैकल्पिक ढांचे क्या बढ़ाते हैं दोस्तों? शिक्षण प्रक्रिया वैकल्पिक ढांचे शिक्षण प्रक्रिया जो होता है दोस्तों ना, शिक्षण प्रक्रिया को ये लोग क्या करते हैं, नवाचार को भी बढ़ाता है। शिक्षण प्रक्रिया और नवाचार को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वैकल्पिक ढांचे जो होते हैं शिक्षण प्रक्रिया और नवाचार को बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक क्या अंधविश्वास है, वैज्ञानिक तथ्य, मिथक है या फिर रूढ़िबद्ध धारणा है? तो यह क्या हो सकती है दोस्तों? मिथक है। क्या है दोस्तों? मिथक। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मिथक हो जाएगा। महिलाएं ऐसा मानना है कि एक मिथक है, जबकि रूढ़िबद्ध धारणा एक ऐसी मिथक है जिसे अब तक चुनौती नहीं दी जा सकती। रूढ़िबद्ध जो धारणा है दोस्तों, रूढ़िबद्ध जो धारणा है यह एक ऐसी मिथक है, ठीक है दोस्तों, यह एक ऐसी मिथक है अब तक
अब तक चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है दोस्तों, रूढ़िवादितावाद धारणा एक ऐसी मिथक है जो अब तक चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो दोस्तों भारत और बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा, क्या पता गोवा और जम्मू कश्मीर की स्थिति में क्या है। तो क्या है दोस्तों, उत्तर और दक्षिण से पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पश्चिम। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आप लोग प्लीज नोट्स में लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा, बता दे रहा हूँ। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा स्थिति क्रम से उत्तर पश्चिम है और दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर भारत के सबसे उत्तर में उत्तर स्थित राज्य है। प्लीज यहाँ पे नोट्स में लिख लीजिए, भारत में जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों सबसे उत्तर स्थित राज्य है। जम्मू कश्मीर भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। कहाँ दोस्तों, भारत में जम्मू कश्मीर सबसे उत्तर स्थित राज्य है। ठीक है, क्या दोस्तों, उत्तर स्थित राज्य है। प्लीज आप लोग हैंडराइटिंग मत जाइएगा, आप लोग अच्छे से नोट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जम्मू नगर और जम्मू प्रांत का सबसे बड़ा नगर जम्मू कश्मीर राज्य की जाड़े की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है दोस्तों, गोवा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है। ठीक, प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तो कब सबसे धीमी होगी दोस्तों, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। ठीक है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि नहीं, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है नहीं, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों रसायन विज्ञान में द्रव्य से वाष्प में परिणत होने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, वाष्पीकरण। आप लोग यहाँ पे नोट्स में लिख लीजिएगा, रसायन अवस्था ठीक, तो में परिवर्तित। ठीक है दोस्तों, में परिवर्तित जब वो होता है तो विज्ञान के द्रव में वाष्प में परिणत होने की क्रिया को क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान में द्रव्य से वाष्प। सॉरी दोस्तों, आप लोग यहाँ ऐसे लिख लीजिए, रसायन विज्ञान में द्रव से वाष्पी, क्या दोस्तों, द्रव से वाष्प में या फिर वाष्पी लिख लीजिए, द्रव से वाष्पी परिणत होने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक दोस्तों, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रसायन विज्ञान में द्रव से वाष्पीकरणित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानों और दूरियां दिशाओं सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है क्या है, ग्राफिकल कौशल, चित्रण कौशल, दिशात्मक कौशल और स्थितनीय कौशल। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, चित्रण कौशल। क्या हो जाएगा, चित्रण कौशल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चित्रण कौशल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। तो कौन दोस्तों, एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2000। तो कौन किया दोस्तों, एनसीएफ 1975 में का दोस्तों, एनसीएफ 1975 में किया था। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, चित्रण कौशल के अंतर्गत स्थानीय दूरियां और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझाने की क्षमता को विकास पर बल दिया जाता है। इस कौशल में चित्रों द्वारा विभिन्न दूरियां और दिशाओं का चित्रण किया जाता है और दिशात्मक कौशल में दिशा संबंधी चित्रण पर बल दिया जाता है। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को नोट्स में लिख लीजिएगा। अब भारत में किस क्षेत्र में स्थानीय खेती करने का रिवाज है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो ये सब ज़्यादा कहाँ है दोस्तों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन दोस्तों सत्य नहीं है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करते हैं नहीं, बांध टिकाऊ और विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, बांध टिकाऊ होते हैं और विकास की प्रोत्साहित करते हैं। यह पानी या हवा को प्रदूषित करते हैं नहीं, जल विद्युत सुविधाओं के बड़े पर्यावरण प्रभावी होते हैं नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो कौन ग्रीन हाउस है दोस्तों, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो कौन है दोस्तों, उपयुक्त सभी है, जलवाष्प भी है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, ये सभी गैसें जो हैं तीनों ग्रीन हाउस गैसेस हैं। क्या दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, वातावरण या जलवायु में परिवर्तन में अंतर्भूमंडलीय उष्मीकरण उदारदायी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। तो क्यों नहीं होते दोस्तों, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है नहीं, ठंडे रेगिस्तान गर्म और बेहद ठंडी सर्दियों के होते हैं नहीं, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि और छाया में होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की दृष्टि से छाया में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर। तो क्या हो सकता है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो सकता है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों ताजमहल के पीले होने का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड नमी के मिलकर एसिड बनाते हैं। कौन कौन दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड
और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? ठीक है, ये दोनों जब मिलते हैं क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? एसिड। ठीक है, एसिड बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों मिलकर एसिड बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, कभी कोहरे को कभी बारिश के साथ नीचे गिरकर ये एसिड भवन या फिर पेड़ पौधे पर जलीय जीव आम जनजीवन के प्रतिकूल प्रभाव छोड़ते हैं। पेड़ पौधे जलीय जीव आम जनजीवन में इसका भी असर पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये सब मिलकर दोस्तों एसिड बनाते हैं। जो कभी बारिश होती है तो ये बारिश के रूप में जनजीवन पे जो आम चीज़ जैसे पेड़ पौधे पे भी गिरते हैं, तो वही चीज़ इसी के कारण ताजमहल पीला होने का ये मेन कारण है। ठीक है, एसिड। गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? गोलकोंडा पल्लव राजवंश, चालुक्य राजवंश, चोल राजवंश और काकतीय राजवंश। तो यह कौन बनाया दोस्तों? काकतीय राजवंश। कौन बनाया दोस्तों? काकतीय। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? काकतीय राजवंश। गोलकोंडा का किला किसने बनवाया? काकतीय राजवंश। तो गोलकोंडा किले का निर्माण काकतीय राजवंश ने कराया था दोस्तों। इस किले को उत्तरी छोर से मुगलों का आक्रमण से बचने के लिए बनाया गया था। किले में कहीं भी आवाज़ उत्पन्न होने पर यह आवाज़ सारे किले में फैल जाती थी, इसका मुख्य कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 ग्राम मिली घनत्व 3 मिली आयतन वाली किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो क्या हो सकता है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण होगा। 45 ग्राम होगा। कितना होगा दोस्तों? 45 ग्राम होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 45 ग्राम। 15 और 3 का गुणनफल 45 होता है दोस्तों। ठीक है, 15 और 3 का गुणनफल कितना होगा? 15 × 3 तो कितना होगा दोस्तों? 45 ही होगा। ठीक है, इसलिए वस्तु का द्रव्यमान 45 ग्राम होगा। इसलिए वस्तु का द्रव्यमान 45 ग्राम होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो कौन सी अदिश राशि है दोस्तों? द्रव्यमान इसमें से। ठीक है, तो कौन अदिश राशि है दोस्तों? द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा बी द्रव्यमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है उत्तल पारभासी, अपारदर्शी या फिर पारदर्शी? तो क्या कहलाती है दोस्तों? अपारदर्शी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अपारदर्शी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर किया गया है? तो क्या होगा दोस्तों? 10 न्यूटन, 10 किलोग्राम, 60 kg, 60 किलोग्राम। तो क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। यह क्वेश्चन मैं आप सबको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ सारी चीज़ मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है भार, तापमान, दाब, सतह क्षेत्र। तो क्या करता है दोस्तों? क्या करता है दोस्तों? सतह क्षेत्र करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सतह क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो क्या दोस्तों क्या हो सकता है? बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करता है। दोस्तों ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कक्षा में बहस आयोजित करता है? नहीं। कक्षा समूह चर्चा? नहीं। पोस्टर बनाना? नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करता है। ठीक है, क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभय ने अपने छात्रों को उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। तो पाठ्य पुस्तक सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है दोस्तों? ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे भी पीड़ित थे। ठीक है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने अपने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा तो बच्चों ने आग, बिजली, झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे। ठीक है, तो उनकी मौजूदा समय का आकलन किया गया और समाचार पत्र से सड़क सुरक्षा और विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा विज्ञानों जैसे संसाधनों का उपयोग करके पहलू पर चर्चा का क्रमशः। तो आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल इस्तेमाल किया। ठीक है, तो प्रिया अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा होगा? तो सबसे अधिक दृष्टिकोण कौन सा होगा दोस्तों? आप लोग को सही। तो अन्वेषण दृष्टिकोण। क्या होगा दोस्तों? अन्वेषण दृष्टिकोण। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? अन्वेषण दृष्टिकोण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुदाय क्या पूछा है? समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि। तो क्यों सबसे अधिक संसाधन है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्यों? कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है? नहीं। यह सत्ता और सुलभ है दोस्तों? नहीं। बुजुर्गों को लोग बुद्धिमान और उनके पास समय नहीं। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईबीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन के जोड़ने और इसे समृद्ध बनाने का तात्पर्य है। तो क्या हो सकता है? पाठ्यचर्या से बाहर जाना, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तक से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। तो क्या हो सकता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन हमारा बी होगा। पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा थर्ड क्या दोस्तों? कक्षा थर्ड के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता और माँ उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो इस बारे में आप क्या समझते हैं दोस्तों? शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी ईबीएस कक्षा में गतिविधि है और गतिविधियाँ क्या है? श्यामपट्ट का उपयोग, फील्ड भ्रमण, चित्र पढ़ाना, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो श्यामपट्ट का उपयोग दोस्तों चित्र पढ़ना और फील्ड भ्रमण की सभी ईबीएस गतिविधियाँ हैं।
शिक्षण में उपयुक्त होने वाली मुख्य सामग्रियों में श्यामपट्ट, पुस्तक, पत्र, पत्रिकाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो श्यामपट्ट का भी उपयोग होता है, फील्ड भ्रमण भी होता है और चित्र भी पढ़ना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह क्या हो जाए, विषयगत हो जाए, समावेशी हो जाए, एकीकृत और उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाए दोस्तों, उपयुक्त सभी। ठीक है, विषयगत भी होना चाहिए, समावेशी भी होना चाहिए और एकीकृत भी होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तीनों हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।